हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इतिहास विषय की क्लास कर रहे हैं और इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। पहले क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ें और दूसरे क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ें। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और निम्न पुरापाषाण के बारे में पढ़ें। तो आज इतिहास की तीसरी क्लास है और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रमुख अभिलेख और शासक के बारे में, उसके बाद चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए, इससे पहले आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभिलेख में जो पढ़ेंगे वो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। किस अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो था वो कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल का है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल के बारे में पूरी चर्चा विस्तार पूर्वक उसमें की गई है। हाथी गुम्फा अभिलेख एकमात्र कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी के लिए स्रोत है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो उदयगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। उदयगिरी नामक पहाड़ी पर हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो उड़ीसा में है, उस समय के उड़ीसा में। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख के रचनाकार कलिंग नरेश खारवेल है। ठीक है, इस तरह देखा गया है और ऐसा कहा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में उस समय के दक्षिण भारतीय जो राजा थे, जैसे चोल, चेर और पांड्य, ये जो राज्य थे, इन राजाओं के साथ कलिंग नरेश खारवेल का युद्ध हुआ था और उसमें कलिंग नरेश खारवेल विजयी हुए थे। ऐसा हाथी गुम्फा अभिलेख में चर्चा किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग नेक्स्ट अभिलेख के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट दूसरा है ऐहोल अभिलेख। दूसरा है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच जो नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं कि अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य नर्मदा नदी के तट पे, तो उस समय नर्मदा नदी यहाँ पे था। मैं आप लोग के लिए आज छोटा सा मैप बनाई हूँ ताकि इसमें इंडिकेट करके मैं आपको पढ़ा सकूँ। ऐसे भी एंशिएंट हो या मॉडर्न हो या कोई भी मिडाइवल हो, थोड़ा सा मैप में इंडिकेट करके पढ़ने से जल्दी समझ में आता है। तो आज हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष पराजित हुआ था, वो नर्मदा नदी के तट पे था। तो नर्मदा नदी ये गुजरात है, गुजरात यहीं पे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, आप लोग तो इससे भली भांति परिचित होंगे मैप से, लेकिन फिर भी यहाँ पे गुजरात है, मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, और इस तरह देखा गया है आगे कि ऐहोल अभिलेख में
उस समय के जो संस्कृत के सबसे महान विद्वान थे कालिदास, उनके बारे में भी चर्चा ऐहोल अभिलेख में की गई है। तो हम आपको बताएं कि ऐहोल अभिलेख में दो लोगों की चर्चा की गई है। पहला तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध की चर्चा की गई है, और दूसरा संस्कृत के महान विद्वान कालिदास की चर्चा ऐहोल अभिलेख में की गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी बोल रही हूँ एकदम गौर से सुनिए और यहीं पे उसको याद कर लीजिए, बाद में याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से चर्चा करती हूँ कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल का है। ठीक है, उसमें कलिंग नरेश खारवेल की चर्चा की गई है। ठीक है, उसमें ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो उदयगिरी नामक पहाड़ी पे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा जब कलिंग आ ही गया, थोड़ा सा कलिंग पे चर्चा कर देते हैं। कलिंग जो है वो उड़ीसा में है, और ऐसा अशोक जो है वो अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पे आक्रमण किया था, ऐसा उसके 13वें शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखें ऐहोल अभिलेख के बारे में। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का है, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य जो नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुई उसके बारे में चर्चा की गई है, और ऐहोल अभिलेख से कालिदास के बारे में भी जानकारी मिलती है। एकदम समझ लीजिए कि इसमें एक एक पॉइंट जो है आपका वो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इसको याद करते चलिए। आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो नासिक अभिलेख। नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है। आपका महाराष्ट्र यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे नासिक अभिलेख के बारे में। तो नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री के शासनकाल का है। गौतमी बलश्री के शासनकाल का नासिक अभिलेख है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं इस अभिलेख के बारे में कि यह अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो सातवाहन वंश के राजा थे, और उन्हीं के समय नासिक अभिलेख की चर्चा की गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि यह अभी थार घाट दर्रे के पास है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदमन, जो शक शासक थे रुद्रदमन, उनके शासनकाल में इसकी रचना हुई थी जूनागढ़ अभिलेख की। तो आइए देखते हैं इस अभिलेख के बारे में कि यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। कहने का ये तात्पर्य है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, और इसकी रचना रुद्रदमन के समय हुई थी, जो शक शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि इस अभिलेख में यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से यह हमें जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का सर्वप्रथम इसमें जानकारी मिलती है, और सुदर्शन झील का सर्वप्रथम रुद्रदमन के द्वारा मरम्मत करवाया गया था। कहने का ये मतलब है कि सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदमन के द्वारा करवाया गया था। ऐसे तो मैं आपको बताई थी कि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पभूत के द्वारा करवाया गया था। सुदर्शन झील गुजरात में है, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग जो देखेंगे वो प्रयाग स्तंभ लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग स्तंभ लेख,
प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। समुद्रगुप्त के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, ये गुप्तकालीन शासक थे, ठीक है। और इनके दरबार में जो विद्वान थे हरिसेन, ठीक है, उनके द्वारा प्रयाग स्तंभ अभिलेख पे संस्कृत भाषा में रचना किया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे वो नेक्स्ट क्या, ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख में ही और हम लोग थोड़ा जानते हैं कि यह जो है कौशाम्बी में था। पहले जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो कौशाम्बी में था, परंतु अकबर के द्वारा इलाहाबादी से लाया गया था, ठीक है। अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद लाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए आगे देखते हैं कि ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है इस पे 3 शासक के बारे में उत्कीर्ण करवाया गया है। 3 शासक के शासनकाल के बारे में उस पर उत्कीर्ण करवाया गया है। तो पहला जो था वो अशोक के शासनकाल को, जो प्राकृत भाषा में है। दूसरा आपको हम बताएं हरिसेन, जो संस्कृत भाषा में है, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में। और तीसरा जहांगीर के शासनकाल में इस पर खुदवाया गया था, जो फारसी भाषा में है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो पहले कौशाम्बी में था, उसके बाद अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद लाया गया। तत्पश्चात उस पर 3 शासक के बारे में चर्चा मिलती है। पहला समुद्रगुप्त, दूसरा अशोक और तीसरा जहांगीर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख के बारे में जानते हैं। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल का है। और मंदसौर अभिलेख यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, ठीक है। और ये जो है संस्कृत भाषा में है। मंदसौर अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में है और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में हम लोग चर्चा करते हैं कि ग्वालियर अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल का है, ठीक है। और यह संस्कृत भाषा में है और गुप्तकालीन है। कहने का मतलब है कि ग्वालियर अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में है और वो गुप्तकालीन है और इसमें प्रतिहार नरेश भोज की बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसमें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल के शासक विजय सेन के शासनकाल का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन के शासनकाल का है। और देखा गया है कि विजय सेन जो थे वो सेन वंश के शासक थे, ठीक है। और उसके बाद ऐसा देखा गया है कि विजय सेन के द्वारा गौड़, कामरूप यानी कि वर्तमान असम, कलिंग, गौड़, कामरूप और कलिंग के राजाओं को पराजित किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन थे गौड़ के शासक शशांक, कामरूप के भास्कर वर्मन और कलिंग नरेश खारवेल, ऐसा वहाँ पे है। लेकिन विजय सेन के माध्यम से ये तीनों राज्यों को पराजित किया गया था, ऐसा देवपाड़ा अभिलेख में लिखा हुआ मिला है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। और ये अभिलेख जो है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख यह स्कंदगुप्त के शासनकाल का है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख फ्रेंड्स स्कंदगुप्त के शासनकाल का है
और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग भीतरी एक के बारे में पढ़ते हैं कि यह यूपी के गाजीपुर जिला में है। और इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त का संघर्ष पुष्यभूत और हूनों के साथ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो सबसे बड़ी घटना घटित हुई थी वो हूनों का आक्रमण था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भीतरी अभिलेख में हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्कंदगुप्त का जो संघर्ष था वो पुष्यभूत और हूनों के साथ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोग अब जूनागढ़ अभिलेख के बारे में देखते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख ये जो है वो जूनागढ़ को गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें देखा गया है कि जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा, यानी कि पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। इसके बारे में चर्चा हम लोग जूनागढ़ अभिलेख में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे और आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा, अब देखिए भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा, ये देखिए ये नॉर्थ और ये वेस्ट, यानी कि ये उत्तर और ये पश्चिम। तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा जो ये है, ठीक है, यहाँ पर हूनों का आक्रमण हुआ था। यहीं पे हून का आक्रमण हुआ था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हूनों का आक्रमण। ये स्कंदगुप्त के शासनकाल का बहुत चर्चित घटना है। ऐसा कहा जाता है कि हून जो थे उस समय मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से ईरान के रास्ते आए थे, मध्य एशिया से ईरान के रास्ते आए थे। और यहाँ पे ऐसे हूनों के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग तिब्बत में एक जाति है बोलवा, तिब्बत में एक बोलवा जाति है, वहीं पे ये हून के बारे में, उसी जाति से हून की चर्चा की गई है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि एक एक करके सारे अभिलेख को पढ़ें और सबके बारे में ये जानकारी प्राप्त किए कि कौन से अभिलेख किस शासक के शासनकाल का है। और जो ऐसे तो अभिलेख बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख अभिलेख है, जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो एग्जाम बेसिस है, मैं उसी की चर्चा यहाँ पे की हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखें इस अभिलेख के बारे में। इसके बारे में मैं आपको एक बार और फिर से बताती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भीतरी जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल का है। ठीक है, भीतरी अभिलेख यूपी के गाजीपुर से मिला है। ठीक है, और इसमें स्कंदगुप्त के पुष्यभूत जो गुजरात गिरनार थी, सौराष्ट्र के राज्यपाल थे, सो और हूनों, इनके साथ संघर्ष की उसमें चर्चा मिलती है। ठीक है, और उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख से ये देखा गया है, जो प्रमुख घटना है कि इसमें सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। ठीक है, और दूसरा जो चर्चा मिलता है हूनों का आक्रमण। हून जो आए थे वो उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किए थे। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर हून आक्रमण किए थे। हून जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया ईरान के रास्ते हून आए थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें अभिलेख और शासक के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे उसके बारे में हम लोग
चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे वो पहला थे फाहियान, दूसरा वेनसंग और तीसरा इत्सिंग के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फाहियान के बारे में पढ़ेंगे। फाहियान के बारे में पढ़ेंगे। फाहियान 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा था, लगभग 15 साल। 399 से 414 ईस्वी तक। फाहियान के बारे में ये कहा जाता है कि फाहियान जो था वो गुप्त काल में भारत आया था और गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। फाहियान का भारत आने का एकमात्र उद्देश्य बौद्ध धर्म में रुचि थी। वो बौद्ध धर्म में जानकारी प्राप्त करना चाहता था, इस वजह से वो भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब चीनी यात्री फाहियान भारत आया तो यहाँ के समाज को देखा, यहाँ की आर्थिक स्थिति को देखा, राजनीतिक स्थिति को देखा और सामाजिक स्थिति को देखा और इस पर अपना वो कुछ विवरण दिया। जैसे सम पॉइंट कुछ यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ पे जैसे फाहियान जो है वो गुप्त काल में जो वस्तु विनिमय का माध्यम, जैसे कि अभी हम लोग कोई सामान पैसा देकर खरीदते हैं तो उस टाइम में जो वस्तु जो हम लोग लेते थे, जो विनिमय करते थे, वो जो था वो कौड़ी के माध्यम से था, मतलब कौड़ी दे के सामान ले लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे फाहियान बताया कि गुप्त काल में वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वो क्या था, कौड़ी था। ठीक है, उसके बाद फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राजमहल को देव निर्मित बताया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए कि फाहियान, ये मैं आपको बता दी हूँ कि फाहियान के भारत आने का मुख्य वजह बौद्ध धर्म में रुचि थी, इस वजह से वो भारत आया था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फाहियान की जो रचना है फ़ॉ-कू-ची, इसको एकदम फ्रेंड आप लोग याद कर लीजिए, सब एग्जाम ओरिएंटेड है। एक लाइन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि फाहियान की रचना कौन सी है, फ़ॉ-कू-ची। फाहियान के भारत आने का उद्देश्य क्या था, तो बौद्ध धर्म में रुचि। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। फाहियान किस काल में भारत आया था, फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। फाहियान भारत कब आया और कितने दिनों तक रुका था, तो फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी में यहाँ से गया था। ठीक है, और देखिए, ठीक है, और इसी फ़ॉ-कू-ची को एक और नाम से जाना गया है, ट्रेवल्स ऑफ फाहियान। फ़ॉ-कू-ची को कहा गया है ट्रेवल्स ऑफ फाहियान। तो इस तरह से हम लोग चीनी यात्रियों में पहले यात्री के बारे में हम लोग पढ़े, फाहियान के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण यात्री थे, वो थे वेनसंग थे। वेनसंग जो थे वो 629 ईस्वी में भारत आए थे और 645 ईस्वी में भारत से गए। लगभग 16 साल तक वो भारत में रहे। वेनसंग को एक और नाम से जाना जाता है, युआन च्वांग। वेनसंग को युआन च्वांग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो रचना है, वेनसंग की जो रचना है वो वेनसंग की जो रचना है वो सी-यू-की के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वेनसंग जो थे वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। ठीक है, और उसके बाद इनकी भी रुचि बौद्ध धर्म में थी। वेनसंग की भी रुचि बौद्ध धर्म में थी, अधिक रुचि थी, और इस वजह से वेनसंग जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन
और अध्यापन दोनों के कार्य किए। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य किए। उनको इतना बौद्ध धर्म में रुचि था, ठीक है। और इस तरह से जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय के जो आचार्य थे वो शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो शीलभद्र थे, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इनके बारे में और पढ़ते हैं कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आने से पहले, ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में आने से पहले असम के शासक भास्कर वर्मन के दरबार में लगभग 1 वर्ष तक ठहरे थे। उस समय असम को प्रागज्योतिषपुर और कामरूप के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन के दरबार में आने से पहले ह्वेनसांग किसके दरबार में रुके थे? तो भास्कर वर्मन के दरबार में। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि एक एक लाइन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मन से पढ़िएगा और वीडियो देखते हुए यहीं पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनके अनुसार, यानी कि ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी था। अब देखिए उस समय हर्षवर्धन जो था वो उत्तर भारत, यानी कि यहाँ उत्तर भारत पे इनका साम्राज्य था। इनका जो शासनकाल था वो उत्तर भारत में था, और संपूर्ण उत्तर भारत का हर्षवर्धन स्वामी था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में शिक्षा का भी स्तर बहुत बेहतर था, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर्ष के समय, मैं आपको बताई, हर्ष के समय शिक्षा का माहौल भी काफ़ी उत्तम था, बहुत ही बेहतर था, ठीक है। ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी। आइए एक दूसरा पढ़ते हैं। इस तरह से अब हम लोग ह्वेनसांग के बारे में पढ़ें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इत्सिंग के बारे में। जो चीनी यात्री थे, जो प्रमुख चीनी यात्री थे वो इत्सिंग थे। इनके बारे में ज़्यादा चर्चा तो नहीं मिलती है, लेकिन इनके बारे में इतना कहा जा सकता है कि इत्सिंग जो थे वो 673 ईस्वी से लेकर 675 ईस्वी, लगभग 2 साल तक भारत में रहे थे। और इत्सिंग भारत में रहते हुए विभिन्न प्रसिद्ध जो बौद्ध भिक्षु थे उनका आत्मकथा वो लिखे, ठीक है। उसके बाद ये इत्सिंग जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे ह्वेनसांग के बारे में है कि जब ह्वेनसांग 16 वर्षों तक भारत में निवास किया, उसके बाद जब यहाँ से गया तो ह्वेनसांग श्रीलंका के रास्ते चीन को गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग चीनी लेखक के वृत्तांत के बारे में पढ़ें कि वो कब आए थे और किसके शासनकाल में आए थे, और उनके द्वारा क्या क्या मतलब कि किया गया था, ये हम लोग आज पढ़ें। तो आज की टॉपिक जो थी वो थी अभिलेख और शासक, प्रमुख अभिलेख और शासक, और चीनी यात्रियों का वर्णन, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा यही प्रयास है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ आप मेरा वीडियो देखने के साथ यहीं पे याद कर लीजिए, फिर उसको दोबारा देखने का या दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पे याद कर लीजिए। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे जो भी बताती हूँ वो ये नहीं है कि पूरा ऐसे कहानी लिख के, नहीं, मैं यहाँ पे टू द पॉइंट लिखती हूँ और आपको
फिर विस्तार से बताती हूँ कि हाँ ये है। ओके, तो देखें हम लोग, और आज इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। जय हिंद।